पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 2, बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी, भाग नंबर 2। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपने मृदा पत्र उठाए और चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफ़ी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के 10 सिक्कों में से एक निकालकर अलग रख देता था, और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और मैं अपनी आमदनी के 10वें हिस्से के बिना गुजारा करने लगा। धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा। अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन ललचाता था कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से वे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लूं जो ऊँटों और जहाज़ों से फिनीशियंस के देश से आती हैं। परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया। 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे, तुमने पिछले साल कितना कमाया है? क्या तुमने उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास बचाया है? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐसा किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया, जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वह टायर से मेरे लिए फिनीशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसके लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। वे गुर्राकर बोले, हर मूर्ख अपनी ही गलती से सीखता है। परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछ सकते हो? नहीं। अगर तुममें जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है। बेटे, तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो, और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की ज़रूरत हो तो जौहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो गड़रिये के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है, वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। इतना कहकर वो चले गए, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बदमाश कीनिसियंस ने अजगर के रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। परंतु जैसा अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा था, दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए यह काम मुश्किल नहीं था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से नकल नवीसों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया है। मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले अग्गर को कांसा खरीदने के लिए दे दी है। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। यह तुमने अच्छा किया, परंतु यह तो बताओ, तुम उस ब्याज का क्या करते हो? मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ। मैं शहद, बेहतरीन शराब और केक का लुत्फ़ उठाता हूँ। मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्केमिस्ट हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो। फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी, और फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें?
सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और उनके कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। और क्या तुम अभी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने जवाब में कहा, ईंटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। यह सुनकर वे बोले, अरकाद, तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिया है। पहले तो तुमने यह सीखा कि अपनी आमदनी से कम अपना खर्च कैसे चलाया जाए। फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हैं। और अंत में कि वे अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। तुमने यह सीख लिया कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निप जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा। इस तरह मैंने निप जाकर उनकी जायदाद संभाल ली, जो काफ़ी बड़ी थी। चूँकि मुझमें प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने दौलत संभालने के 3 नियमों में निपुणता हासिल कर ली थी, इसलिए मैंने उनकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि मेरे पास काफ़ी पैसा आ गया और जब अल्केमिस्ट इस दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकाद ने जब अपनी कहानी ख़त्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि अल्केमिस्ट ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। क्या मैंने 4 साल तक अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया कि मुझमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी? क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके? अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार न हो। एक और मित्र बोला, आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी यह काम करते रहे। इस मामले में आप असाधारण हैं। अरकाद ने कहा, इच्छा शक्ति बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वह बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो ऊंट नहीं उठा सकता? क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वह भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं हिला सकता? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा करता हूँ, वरना मुझमें महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं खुद से यह कहूँ, शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन तक हर दिन सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूँगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूँगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊँ तो मैं लौटकर यह नहीं करूँगा। कल मैं 2 कंकड़ डाल दूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊँगा और कंकड़ डालूँगा। नहीं, 20वें दिन मैं खुद से यह कहूँगा, अरकाद, यह बेकार का काम है। हर दिन एक कंकड़ डालने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा तो यह है कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को ख़त्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूँ तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कठिन और अव्यावहारिक काम शुरू न करूँ।
क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है। फिर एक और मित्र बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं और अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगें तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी। अरकाद ने जवाब दिया, जहाँ भी मनुष्य श्रम करते हैं वहाँ दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं, ईंट वाले को इसका एक हिस्सा मिलता है, मजदूरों को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को इसका एक हिस्सा मिलता है। जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिलता है। और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यह इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर यह बना है? और क्या महल बनने के कारण इसके पास वाली भूमि की कीमत भी नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिनिशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमाकर लाते हैं, क्या उस धन से उन्होंने वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बसा लिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हो? हमारे बहुत साल बर्बाद हो चुके, अब जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर भी कुछ नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप अल्केमिस की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊँगा उसका एक हिस्सा रखूँगा। इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं, इसे दोपहर में दोहराएं, इसे रात में दोहराएं, इसे हर दिन हर घंटे दोहराएं। खुद से तब तक ये कहते रहें जब तक ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ न नजर आने लगें। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा दें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें। फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्कसंगत लगता हो उतना बचाएं। आपकी यह बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होना चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रख दें। जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें। इसे अपना गुलाम बनाएं। इसकी संतानों और इसकी संतानों से अपने लिए काम करवाएं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखें और यह याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गंवा न दें। बदले में बहुत ज़्यादा मुनाफा वह धोखेबाज जलपरी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट ना आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें। वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन को ईंट बनाने वाले अजगर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत ना करें। बहुत ज़्यादा धन बचाने की कोशिश भी ना करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। बहुत ज़्यादा कंजूस ना बनें। नहीं खर्च करने से डरें। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ज़िंदगी में
ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अरकाद के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे, क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति नहीं थी और वे अरकाद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए। आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्केमिस्ट हर बार नकल नवीसों के कमरे में लौटा था, क्योंकि वह अरकाद को अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाते देखा था। जब अरकाद को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अरकाद से बार बार मिलने गए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफ़ी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में मदद भी की, ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित भी रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्केमिस्ट से अरकाद ने और अरकाद से उन्होंने सीखा था। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रख दें। दोस्तों, इस पुस्तक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का दूसरा लेसन, बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी, का आज यहीं पर पूरा होता है। यह दूसरा भाग था और अब तीसरे भाग के लिए दोस्तों कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए, जिसकी हेडिंग रहेगी खाली पर्स भरने के 7 उपाय। जय हिंद फ्रेंड्स।